हर 4 में से एक व्यक्ति जो है वो मोटापे की श्रेणी में आता है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें मोटापे का बेसिक कारण क्या होता है? मतलब मोटापा जो है अपने भारत देश में जो है ना, ये एक एपिडेमिक की तरह अब हो गई है। और फैटी लिवर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है मोटापा, ओबेसिटी। जब बॉडी मास इंडेक्स 40 के ऊपर चला जाता है तो बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ रिकमेंडेड। बहुत सारे लोग ऑनलाइन दवाइयाँ खरीद के इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये कितना डेंजरस है? बहुत डेंजरस है। किसी को अच्छा इफेक्ट हुआ है, जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाई ले रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। मोटापा जो है केवल इनएक्टिविटी या एक्सेसिव ईटिंग की वजह से नहीं होता। दे आर नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द ओबेसिटी। 2000s आते आते ये आर्टिफिशियली मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन भी चालू हुआ, जिसमें इनकी हाफ लाइफ हफ्तों तक बढ़ गई। एक ऐसा मिथ है कि ये केवल जो फिल्म स्टार हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं उनका वेट रिडक्शन करने वाला इंजेक्शन है। अगर आपका वेट ओवरवेट या ओबेस की श्रेणी में हो तो इन दवाइयों से आपका वेट लॉस होने ही वाला है। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो एज अ डॉक्टर हमारी ड्यूटी है कि भाई लेट्स गिव द फैक्ट्स एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सर वेलकम टू माय पॉडकास्ट। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस सब्जेक्ट में, इस ट्रीटमेंट मोडालिटी में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? प्लीज़ थोड़ा बताएं सर। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा ऑनर है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे यंग डॉक्टर्स के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। और एज़ फार एज़ कि इस फील्ड में इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ कि सर हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और हमारी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी जो है उसमें 50 to 60% हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स वॉक इन पेशेंट्स के रहते हैं वो फैटी लिवर के रहते हैं। करेक्ट। और फैटी लिवर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है मोटापा, ओबेसिटी। जब से मैं पिछले 10 इयर्स से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, लास्ट 8 to 9 इयर्स फैटी लिवर की ट्रीटमेंट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। हमारी ट्रीटमेंट सिर्फ बेस थी डाइट और एक्सरसाइज और वेट कम करने के लिए, इस मोडालिटी पे बेस थी। और हम लोग जब भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे तब फैटी लिवर की मैकेनिज्म्स पे बात होती थी, बट ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होते थे। लास्ट 2 इयर्स से जब हमारे कॉन्फ्रेंसेस में जो फॉरेन के डेलीगेट्स प्रेजेंटेशन करते थे, वो बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते थे जिनकी ऊपर रिसर्च चल रही थी, और वो अपने स्टडीज़ में बताते थे कि 15 to 20% वेट लॉस होने के बाद फैटी लिवर रिवर्सल उनके पेशेंट्स में दिख रहा है। तो इन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करके, इस लिटरेचर में ज़्यादा डीप डाइव करके मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बेसिकली फैटी लिवर की पैथोफिजियोलॉजी, यानी उसके जो पीछे के रीजंस, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या रीजंस हो रहे हैं और उनको किस तरह से मेडिसिन से बदला जा रहा है। तब वेट लॉस मेडिसिन जो हम आज का विषय है, उसके ऊपर डिटेल मेरी रुचि डेवलप हुई और मैंने उनका काफ़ी अध्ययन शुरू करा तब से। बहुत अच्छा। और आप ये मानते ही हैं, आपने बताया भी कि मोटापा भी बहुत ही बर्निंग इशू है और लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोशिश करते हैं कि उनका मोटापा कम हो जाए, और चाहे डाइट से हो, एक्सरसाइज से हो। बहुत तरह की दवाइयाँ भी मार्केट में आ गई हैं। तो सर आपका क्या मानना है कि जो मोटे लोग होते हैं हम्म। उनमें मोटापे का बेसिक कारण क्या होता है? मतलब उनमें केवल ज़्यादा खाना खाने की वजह से या उनमें विल पावर की कमी होने की वजह से वो मोटे होते हैं? बिल्कुल, ये सर मोटापा है सबसे मिसअंडरस्टूड डिसीज़, मैं उसको मानता हूँ। मोटापा जो है अपने भारत देश में जो है ना, ये एक एपिडेमिक की तरह अब हो गई है। हर 4 में से एक व्यक्ति जो है वो मोटापे की श्रेणी में आता है। नाउ पहले हम जो पेशेंट है उसको अपना जो नज़रिया रहता था कि उसको स्टिग्मेटाइज़ करें कि आप लेज़ी हो, आप में विल पावर की कमी हो, आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, इसलिए आप मोटे हो। जबकि जो साइंस बोलता है ये बिल्कुल रीज़न नहीं है। इसमें पेशेंट्स की कोई गलती नहीं है कि उनका वज़न बढ़ रहा है।
अपना जो फैट है जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ये एक इनर्ट ऑर्गन नहीं है, ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। एंडोक्राइन यानी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये जो फैट टिश्यू है ये लगातार अपने ब्रेन से संपर्क में रहता है, अपने स्केलेटल मसल से संपर्क में रहता है और अपने लिवर से संपर्क में रहता है। तो मोटापा जो होने का कारण ये है कि अपने पास 3 तरीके के फैट टिश्यू रहते हैं, वाइट फैट, ब्राउन फैट और एक इंटरमीडिएट फैट टिश्यू। वाइट फैट जो है वो एवोल्यूशन में डेवलप हुआ है। हमारे जो पूर्वज रहते थे, जो शिकार करते थे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि एनर्जी को कंजर्व करे। तो उनमें जो भी हम खाते थे वो ग्लूकोज जो है वो ट्राइग्लिसराइड में रूपांतर होके वाइट फैट में स्टोर होता था। इसको स्टोरेज फैट कहा जाता है। उसके इतर जो ब्राउन फैट रहता है उसका काम रहता है बर्न होना। ये इसको हम बॉडी का फर्नेस मान सकते हैं। तो जो व्यक्ति सपोज जिनका वजन बढ़ रहा है उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है एक्सेस वाइट फैट प्रोडक्शन की, और जो वाइट फैट का ब्राउन फैट में रूपांतर करना है वो कम हो जाता है। ओके। और इसका रीज़न अपने ब्रेन से रहता है। ब्रेन से अपने फैट टिश्यू को ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट फैट प्रोडक्शन होता है और ब्राउन फैट का जो बर्निंग है वो कम हो जाती है। और इसके कारण वाइट फैट का एक्सेस डिपोजिशन के कारण मरीज जो है वो मोटा होने लगता है। तो बेसिकली अपने वाइट फैट के ब्राउन फैट के ट्रांस डिफरेंशिएशन में रुकावट आना, ये रीज़न है मोटापे का। और इसका रीज़न अपने ब्रेन और गट में छुपा हुआ है, जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है कि एग्जैक्ट जो केमिकल्स और जो मैकेनिज्म, जो सिग्नल्स है, वो अभी भी उसकी अनरावलिंग हुई नहीं है। बट ये हम बिल्कुल इसमें गलत नहीं होंगे कि इसमें मरीज़ की कोई गलती नहीं रहती। हम मरीज़ को दोष देते हैं कि आप खाना ज़्यादा खाते हो, आप एक्सरसाइज कम करते हो, आपकी एक्टिविटी नहीं है, जबकि उनका न्यूरोकेमिकल ब्रेन और गट का एनवायरनमेंट ही ऐसा है जो उनको सिग्नल दे रहा है कि आपकी एक्टिविटी ना हो। ओके। तो आपका ऐसा मानना है कि मोटापा जो है केवल इनएक्टिविटी या एक्सेसिव ईटिंग की वजह से नहीं होता, दे आर नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर यस, द ओबेसिटी। राइट सर। सर, चूंकि आज का हमारा टॉपिक एंटी ओबेसिटी ड्रग्स पे है, मोंजैरो है या ओजेम्पिक है या ज़ीगोवी वगैरह हैं, तो सर सबसे पहले आप ये बताएं कि ये क्या है, ये दवाइयाँ क्या हैं, मतलब इनका फॉर्मुलेशन क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हाउ डू दे वर्क टू रिड्यूस द ओबेसिटी? बिल्कुल। इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1930 में बेंटिंग और बेस्ट नाम के 2 साइंटिस्ट, कैनेडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी और ये इंसुलिन ने रेवोल्यूशन पैदा किया था डायबिटीज़ के मरीज़ों के इलाज में। उसके पहले डायबिटीज़ के मरीज़ों का कुछ इलाज नहीं होता था। उसी वक्त जो है इंटेस्टाइन में से कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हो। स्पेशली जब हम खाना खाते हैं तब इंसुलिन के शरीर में प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, उनको इनक्रेटिन नाम दिया गया। और यही 2 इनक्रेटिन हैं, GLP-1 और GIP, जिनको ये जो GLP-1 है इसका साइंटिफिक नेम है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, और GIP यानी ग्लूकोज रिलेटेड इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। तो बेसिकली ये अपने इंटेस्टाइन में नेचुरल प्रोड्यूस होते हैं, बट इनकी हाफ लाइफ यानी ये जितने जल्दी प्रोड्यूस होते हैं उतने जल्दी ही ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए इनको एज अ मेडिसिन पहले यूज़ नहीं किया जा सकता था, जबकि इनके इफ़ेक्ट्स अपने को 1930 से पता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है इंसुलिन को बढ़ाते हैं। फिर साइंस में प्रगति हुई, शोध हुए, जिसमें इन मॉलिक्यूल्स का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ और इनकी हाफ लाइफ बढ़ गई। यानी ये सपोज कुछ सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय होते थे, अब कुछ मिनट्स और घंटे तक काम करने लगे। और प्रगति हुई और 2000s आते आते ये आर्टिफिशियली मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन भी चालू हुआ, जिसमें इनकी हाफ लाइफ हफ्तों तक बढ़ गई। यानी हमें इनकी जो प्रोडक्शन अपने इंटेस्टाइन से हो रही थी, ये तो 1930 से पता थी। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये अपने GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट बोलते हैं इनको। यानी ये अपने पैनक्रियाज में, लिवर में, किडनी में इस GLP यानी इनक्रेटिन
को की एक्शन होने के जो द्वार रहते हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमको मिलते हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट अपने ब्रेन पे है। ब्रेन में जो अपनी हंगर और सैटिस्फैक्शन, हंगर यानी भूख लगना, सैटिस्फैक्शन यानी तृप्ति, यानी खाना खाने की इच्छा कम हो जाना, ये जो मॉलिक्यूल्स ब्रेन में ऐसी न्यूरो इन्वायरमेंट पैदा करते हैं, केमिकल चेंजेस पैदा करते हैं कि अपनी हंगर कम हो जाती है और जो तृप्ति है, सैटिस्फैक्शन है, वो बढ़ जाती है, जिससे अपनी भूख कम हो जाती है। और सेकंड इनका इम्पॉर्टेंट एक्शन है कि ये इंसुलिन बढ़ाते हैं, ग्लूकोज लेवल कम करते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट एक्शन है कि ये जो पेट की गतिविधि है, ये कम करते हैं। पेट की गतिविधि कम करते हैं, पेट भरा भरा रहता है, तो एक ग्रेलिन नाम का हार्मोन जो है वो जो है कम सिक्रीट होता है। ग्रेलिन जो है अपने हंगर का हार्मोन है, वो हंगर को बढ़ाता है, तो ग्रेलिन कम सिक्रीट होता है तो अपनी हंगर यानी भूख कम हो जाती है। तो ये बेसिकली ये तीन जो है ये मेजर मैकेनिज्म है इनके वेट लॉस की। ओजेम्पिक हो गया, मंजारो हो गया, जेबबाउंड हो गया, वेगोवी हो गया। आम लोगों में इन सारे नाम को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत भ्रम है। जी तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जी, बेसिक डिफरेंस यही है कि जो ओजेम्पिक है या वीगोवी है, ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये एक ही मैंने जैसे बोला था GLP-1 के द्वार को संचालित करने वाले मॉलिक्यूल है। और मुंजारो और जेब बाउंड है, इसमें इसको ड्यूअल रिसेप्टर एगोनिस्ट बोलते हैं। ये GLP के साथ साथ GIP नाम के भी रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, तो ये ड्यूअल रिसेप्टर एगोन, यानी कि इसकी मैकेनिज्म दो है। बेसिकली अमित सर, ये जो मेडिसिन्स हैं, इनकी जब डिस्कवरी हुई या इनका जब मार्केट में जब ये लॉन्च हुए, तो प्राइमरीली ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च हुए या वेट को कम करने के लिए लॉन्च हुए? इसका बिल्कुल। प्राइमरी एक्शन क्या है? इनका प्राइमरी एक्शन शुगर को कंट्रोल करने का, तो जैसे मैंने बताया था कि 1930 से अपने को पता है कि अपने इंटेस्टाइन से ये मॉलिक्यूल सेक्रीट होते हैं जो इंसुलिन के इफेक्ट को बढ़ाते हैं। तो ऐसे मरीजों में जिसमें इंसुलिन देने के बावजूद भी शुगर कम नहीं हो रही थी, उनके लिए उनके शुगर को कंट्रोल करने के लिए ही इनका बेसिकली रिसर्च हुआ था। और हम लोग जानते हैं शुगर और यानी डायबिटीज़ और मोटापे, ये जो है इनका बहुत ही गहरा संबंध रहता है। मेजॉरिटी ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स में मोटापा रहता है या मेजॉरिटी ऑफ मोटापे पेशेंट्स डायबिटीज़ रहते हैं। तो स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि शुगर, इनका इनिशियली रिसर्च तो शुगर कंट्रोल करने के लिए था। तो जो मोटे मरीज़ थे जिनमें शुगर कंट्रोल हो रहा था, उनमें देखा गया था कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से उनका वज़न भी काफ़ी कम हो रहा है। और वज़न कम होने की वजह से उनको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स कम हो रहे थे, उनके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो रहे थे, उनकी किडनी डिसीज़ होने की जो क्षमता है वो कम हो रही थी। तो इसके मल्टीपल गुड इफ़ेक्ट्स जो है अपने मेटाबॉलिज्म पे दिख रहे थे। तब रिसर्चर्स का इनमें इंटरेस्ट हुआ कि इसके जो इट इज़ नॉट ओनली अ डायबिटिक मेडिकेशन बट इट इज़ अ मेडिकेशन विच हैज़ मेनी मेटाबॉलिक एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, करेक्ट करेक्ट। किस तरह के पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन सूटेबल हैं, उपयुक्त हैं? अभी जो एट प्रेजेंट इसके दो ही इंडिकेशन हैं, एक तो डायबिटीज़ और सेकंड है ओबेसिटी। और उनसे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ओबेसिटी की वजह से फैटी लिवर हो रहा है और लिवर में फाइब्रोसिस यानी सिकुड़न आ रही है, तो इन मेडिसिन्स का जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अगर ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे अपने को स्लीप एपनिया, खर्राटे रात को जो लेते हैं जिसको स्लीप एपनिया कहा जाता है, या अपनी किडनी डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, इसके प्रोग्रेशन को कम करने के लिए, हार्ट डिसीज़ की रिस्क कम करने के लिए, तो मोटापे से रिलेटेड होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज़, इसके कंट्रोल करने के लिए ये दवाइयाँ जो है अभी अप्रूव्ड हैं। सर, जिनको डायबिटीज़ नहीं है और अगर वो मोटे हैं, तो क्या ये मेडिसिन उनमें भी यूज़ की जा सकती है? बिल्कुल यूज़ की जा सकती है। स्पेशली अभी मोटापे को श्रेणीगत करने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स देखा करते हैं। 18 टू 21 kg पर मीटर स्क्वायर ये नॉर्मल माना जाता है। मोर देन 30 अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स है, तो आप जो है एलिजिबल हो इन दवाई लेने के लिए, बट उसके कुछ कैवियाट्स भी है कि ऐसा नहीं कि किसी का भी मोर देन 30 बॉडी मास इंडेक्स है उनको चालू किया जाए। उनकी प्रॉपर डाइटरी और फिजिकल एक्टिविटी की काउंसलिंग होने के बाद ही हम इसको चालू करते हैं। सर, कोई
पेशेंट या कोई व्यक्ति केवल 5 से 10 किलो वजन कम करना चाहता है, तो क्या ये मेडिसिन उनको दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर सिर्फ आप 5 से 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं, एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि ये मेडिसिन मेटाबॉलिक मेडिसिन है, ये मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करते हैं। तो आपको 5 टू 10 केजी वजन क्यों कम करना है? आपके पास कोई मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स है क्या? आप ओवरवेट हो क्या? आप ओबेस हो क्या? आप एक डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको इवैल्यूएट करेगा कि आप में ये दवाई लेने का इंडिकेशन है क्या? सिर्फ कॉस्मेटिक रीज़न के लिए आपको 5 टू 10 केजी वेट लॉस करना है कि मुझे 3 महीने में एक ड्रेस में पहनना है, तो इसके लिए ये मेडिसिन्स बिल्कुल बनी नहीं है। These molecules are highly specialized molecules and to be prescribed by internal medicine or a gastroenterologist. करेक्ट। तो सर ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए ये मेडिसिन बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, जिनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? जी, जो लोग का एम है कि मुझे कॉस्मेटिक वेट लॉस, मुझे किसी 3-4 महीने में फंक्शन है, उसके लिए मुझे अच्छा दिखना है और वज़न कम करना है, तो एक ये शॉर्टकट के रूप में मैं ये मेडिसिन्स लूँगा। इनके लिए ये मेडिसिन्स है नहीं और इतने शॉर्ट टर्म में कोई मीनिंगफुल वेट लॉस भी नहीं होगा। तो इन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना है, या किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई किसी को अच्छा इफ़ेक्ट हुआ है, जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कि ये दवाई ले रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये कॉस्मेटिक वेट लॉस के लिए बनी नहीं है। बहुत सारे मिथ्स हैं इससे रिलेटेड, इन दवाइयों को लेके बहुत सारे लोगों में मिथ्स हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसके विषय में तरह तरह की जानकारियाँ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं जिसको पढ़ के लोग भ्रमित रहते हैं। तो मैं अभी कुछ मिथ्स और फैक्ट्स आपसे जानना चाहूँगा। एक ऐसा मिथ है कि ये केवल जो फिल्म स्टार हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं उनका वेट रिडक्शन करने वाला इंजेक्शन है। फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज़ के साथ-साथ अभी सभी का वेट रिडक्शन करने वाला है। अगर आपको इसकी इंडिकेशन हो, अगर आपका वेट ओवरवेट या ओबेस की श्रेणी में हो, तो इन दवाइयों से आपका वेट लॉस होने ही वाला है। करेक्ट। एक मिथ ये भी है कि अगर मैंने ये इंजेक्शन लगवाना शुरू किया तो मुझे डाइट करने की या एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो दवाई है अपने वेट लॉस के एक मैकेनिज्म पे काम करती है, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी डाइट जो है ना, वो अभी भी आज भी वेट लॉस का कॉर्नरस्टोन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपना कैलोरी इनटेक और आउटपुट पे सारा मैथमेटिक्स डिपेंडेंट है। अपना कैलोरीज आउटपुट अगर ज़्यादा है कैलोरी इनटेक से, तो वेट लॉस होगा। तो अगर हम सिर्फ ये इंजेक्शंस के भरोसे बैठे कि अपना वज़न कम हो रहा है और अपने डाइट और एक्सरसाइज के प्रति पूरी तरह से नज़रअंदाज करें, तो इनफैक्ट अपने को भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स इस दवाइयों के होंगे। करेक्ट। तो आपका कहना है कि डाइट और एक्सरसाइज का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। मैं तो बोलूँगा कॉर्नर स्टोन है। करेक्ट। सर ऐसा एक मिथ है लोगों में कि जैसे ही हम ये मेडिसिन बंद करेंगे हमारा वजन वापस से बढ़ जाएगा। जी, अभी इसमें जो डेटा है वो यही बताता है कि ये मेडिसिन्स अगर आप बंद करते हो एब्रप्टली, तो आपका जो वेट गेन, जो आपका पूर्ववत वज़न था, जो आपने चालू किया था, वो 1 साल में आपका वापस उसी वेट में आप आ जाओगे। करेक्ट। बट अगर आपका टारगेट वेट अचीव हुआ है और आपने मेडिसिन डिसकंटिन्यू की और आपने आपकी डाइट और एक्सरसाइज फॉलो की, तो आप में इतना जल्दी वेट गेन नहीं होगा। स्टिल यू कैन मेंटेन योर बॉडी मास इंडेक्स। सर क्या ये मेडिसिन एडिक्शन क्रिएट करती हैं? क्या इन दवाइयों की लत लग जाती है? बिल्कुल नहीं, ये मेडिसिन एडिक्शन क्रिएट नहीं करती। एडिक्शन हम किसको बोलते हैं? अगर हमको क्रेविंग हो मेडिसिन की, या अब हम मेडिसिन सीकिंग बिहेवियर हो, तो ये बिल्कुल ये मेडिसिन कोई एडिक्शन क्रिएट नहीं करती। बहुतों को लगता है कि ये, हालांकि आपने इसके विषय में बताया, पर बहुतों को ऐसा लगता है कि ये वेट रिडक्शन का बड़ा शॉर्टकट मेथड है। बिल्कुल, ये कोई मैजिक ये नहीं है, मैजिक वॉन्ड नहीं है वेट रिडक्शन का। ये एक साइंटिफिक वे है जिसमें हम साइंस के माध्यम से अपना वज़न कम कर सकते हैं, बट अपनी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर तीनों मिल जाए तो मैजिक क्रिएट होगा। अगर हम सिर्फ मेडिसिन के भरोसे रहे तो अपने को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। राइट सर। जैसे हमने इन दवाइयों के इफ़ेक्ट्स के विषय में बात किया, तो लेट्स टॉक अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन। तो ऐसे कौन कौन से गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हैं या सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इन मेडिसिन के साथ में होते हैं? बिल्कुल सर, जैसा मैंने बताया ना, इस मेडिसिन का एक्शन अपना भूख कम करना है और पेट की गतिविधि धीमी करनी है।
तो हम ये दवाई लेने के बाद पेट भरा भरा रहना, उल्टी जैसा लगना, सीने में जलन होना, पेट भारी लगना, ये बहुत टॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ मरीज़ों में डायरिया हो सकता है, कुछ मरीज़ों में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये टॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स माने जाते हैं। इनफैक्ट ये उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का, मैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं मानता हूँ, जो भी मैं तो काउंसलिंग करता हूँ कि इनके काम करने की क्षमता का ये एक्सटेंशन है। जो गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो अभी भी इतने एटलीस्ट 20,000 पेशेंट्स का अपने पास डेटा अवेलेबल है लिटरेचर में, लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा। गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ एनिमल स्टडीज़ में फाउंड हुए हैं, स्पेशली पैनक्रियाज में सूजन या पैनक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना, कोलेसिस्टाइटिस होना, और माउस स्टडीज़ में बहुत ही रेयर में थायराइड का कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है। राइट, मेरा अगला प्रश्न यही था कि ऐसे कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में लोगों के मन में भय रहता है, जी, उसमें कितनी सच्चाई है? ये अभी किसी ह्यूमन स्टडीज़ में डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ है, बट एनिमल स्टडीज़ में रेयरली जो है माउस में थायराइड की कैंसर और आँखों के नसों में प्रॉब्लम आना, ये 2 साइड इफ़ेक्ट्स एनिमल स्टडीज़ में आए हैं, जबकि अभी इतना एक्सटेंसिव डेटा अपने पास अवेलेबल है, इसमें रियल वर्ल्ड में ह्यूमन में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाई दिए। इसलिए इन मेडिसिन्स के 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं कि अगर आपको या आपके पास फैमिली हिस्ट्री है एक विशेष रूप के थायराइड कैंसर की, या आप में एक रिस्क है मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया की, ये 2 जो चीज़ें हैं ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि ऐसे मरीजों को ये दवाई देनी ही नहीं है। नहीं। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी इनमें हम रिस्क और बेनिफिट्स को बैलेंस करके दे सकते हैं, स्पेशली जिनको पैनक्रेटाइटिस की रिस्क हो, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस की रिस्क ये दवाई बढ़ा सकती है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में पैनक्रेटाइटिस की रिस्क रियल वर्ल्ड में इतनी बढ़ती नहीं है। ऐसा कोई एक सिम्टम या इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट जो यदि जो इन इंजेक्शंस को ले रहे हैं पेशेंट्स, तो ऐसा कौन सा ऐसा इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट आप बताना चाहेंगे, यदि वो होता है तो उस व्यक्ति को तुरंत मेडिकल केयर में कंसल्टेशन लेना चाहिए? मैं बोलूँगा अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है, ओके। मेडिसिन की जो है कॉम्प्लायंस होने के बावजूद भी, अच्छे से लेने के बावजूद भी अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो तुरंत जो है वो डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। हम एक्चुअली एक टारगेट रखते हैं कि इतने डोज में इतना वेट लॉस इस वीक में होना चाहिए या इस मंथ में होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम लोगों को उसका इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि कहीं लेने का तरीका गलत तो नहीं है। बट एज सच मैंने जैसे बोला ना कि उल्टी जैसा लगना, पेट भारी भारी लगना, सीने में जलन होना, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, ये 1 से 2 दिन रहता है मेडिसिन लेने के बाद। ये कोई मतलब आपकी दिनचर्या को इफेक्ट नहीं करेंगे या आपकी जो है रेगुलर एक्टिविटी को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये टॉलरेबल साइड इफेक्ट्स माने जाते हैं। एंड जैसे अपने मरीज को बेनिफिट देखने लगता है, मीनिंगफुल वेट लॉस होने लगता है, तब उसकी साइकी में जो चेंज आता है वो ये साइड इफेक्ट्स को टॉलरेट करने लगता है अच्छे से। करेक्ट, करेक्ट। सर, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस एक पेशेंट को करना पड़ता है जब ये इन मेडिसिन्स के ट्रीटमेंट में वो एंटर करते हैं तो? लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे ज़रूरी है कि हमको मूवमेंट रखनी है। जो अपना रिकमेंडेशन है कि 150 टू 300 मिनट्स पर वीक फिजिकल एक्टिविटी अपने को करनी है। फिजिकल एक्टिविटी यानी हम लोग पार्क में आराम से टहल रहे हैं उसको नहीं माना जाएगा। अपने को 40 मिनट में 5 किलोमीटर चलना है। इसको एक मीनिंगफुल फिजिकल एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं, या 1 घंटे तक साइकिलिंग कर लिया, आधे घंटे तक स्विमिंग कर लिया, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक ये करनी चाहिए, जिससे जो है अपना कैलोरिक बैलेंस मेंटेन रहेगा। और क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये मसल और फैट दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, जैसे फैट लॉस होता है वैसे मसल को भी का भी लॉस होता है। तो अपने को मसल को बचाना है, फैट को जाने देना है, वाइट फैट को जाने देना है। तो मसल को बचाने के लिए अपने को कुछ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग 3 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट करना है, और उसके साथ प्रोटीन इंटेक जो है वो अच्छी मात्रा में लेना है अपने बॉडी वेट के हिसाब से। करेक्ट है, मतलब जो जो व्यक्ति इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहा है
उनको अपने लाइफस्टाइल में ये बेसिक चेंजेस तो लाने ही है, एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जी, साथ में डाइटरी हैबिट्स में आपका रिकमेंडेशन है कि भाई हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। राइट और उनको। क्योंकि ये नौजिया करता है तो अपने को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेने हैं, हाँ, यस। थोड़ा थोड़ा पोर्शन में खाना खाते रहे, क्योंकि पेट में खाना बहुत टाइम तक पड़ा रहेगा, पेट फूला फूला रहेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें मसल लॉस भी होता है, जी, तो वो कितना सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है विथ यूजेज ऑफ दिस मेडिसिन? मसल लॉस सर, अगर हम लोग थोड़ा एल्डरलीज में बात करें, 35 प्लस में बात करें, तो वैसे भी 35 प्लस के बाद अपना मसल लॉस चालू हो जाता है। तो इनमें जब हम ये मेडिसिन देते हैं तो फैट के साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल लॉस होना ये पॉसिबल है। इसलिए पहले तो हम पेशेंट्स का बहुत बार जो है ना फुल बॉडी लीन मास एनालिसिस करते हैं, फैट कितना है, मसल कितना है, और उसके हिसाब से ही हम लोग डोज टाइटर करते हैं कि अपने को कितना रीच करना है ऐसे पेशेंट्स में। कि सिग्निफिकेंट मसल लॉस तो हो रहा है मेडिसिन में, और अपने को मसल को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फिजिकल एक्टिविटी और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, ये एटलीस्ट 3 times a week और विथ गुड प्रोटीन इनटेक। गुड प्रोटीन इनटेक, करेक्ट। व्हाट शुड बी द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ यूजेज ऑफ दिस मेडिसिन? मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ये इंजेक्शंस लेना शुरू किया जी, तो उसको कितने समय तक इन मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए? वो वही डिपेंड करेगा आपके इंडिकेशन पे। डॉक्टर ने आपके मोटापे कम करने के इंडिकेशन के लिए, या शुगर कम करने का इंडिकेशन है, या और कोई रीज़न है, तो जैसे अपना टारगेट रीच हो जाता है, हम लोग एक इस दवाई के हम एक कंसेप्ट है मेंटेनेंस डोज रीच होता है। मेंटेनेंस डोज रीच हो गया, टारगेट रीच हो गया, हम उस टारगेट को मेंटेन करते हैं। फिर बहुत बार क्योंकि पेशेंट ने अच्छी लाइफस्टाइल को ऑलरेडी एक्सेप्ट किया रहता है, तो हम इस मेडिसिन को विड्रॉ करके भी देख सकते हैं। हालांकि इसके मेटाबॉलिक बेनिफिट्स जो है सिर्फ वेट लॉस तक सीमित नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन, जो मेजर कार्डियक इवेंट से बचाना, ये भी इस मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। तो इसके मेटाबॉलिक बेनिफिट्स टू कंटिन्यू आर मच हायर देन टू डिसकंटिन्यू द मेडिसिन। करेक्ट, पर फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे कितना ड्यूरेशन आप रिकमेंड करते हैं? सर, इसमें कोई फाइनाइट ड्यूरेशन नहीं है, किसी भी इसमें फाइनाइट ड्यूरेशन नहीं है। जैसे डायबिटीज़ के मरीज लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, उनके जो HbA1c और ये रिपोर्ट्स के हिसाब से डॉक्टर दवाई कम ज़्यादा करते हैं। वैसे ही ये GLP-1 एनालॉग्स है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, कि जो लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हैं, लंबे ड्यूरेशन तक भी ले सकते हैं। इसके कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसका डोज टाइटर हो सकता है, लेकिन इसके मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके जो बेनिफिट्स हैं दे आउटवे द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशंस। Right. और बहुत बार सपोज हम शुगर के डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटीज़ की दवाई और ये दवाइयाँ भी दे रहे हैं, मुंजारो, ओजेम्पिक, हमने बहुत बार नोटिस किया कि इनकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की दवाई कम हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसका मेटाबॉलिज्म पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है कि पेशेंट का पिल बर्डन कम हो जाता है Right. इन दवाइयों के। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने ये दवाइयाँ शुरू की होती हैं, एंड कई बार बिकॉज ऑफ नोइंग अननोइंग रीजंस उनकी एक आध डोज मिस हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सपोज मेरा डोज संडे को है और मुझे ट्यूसडे को पता चला कि मैंने डोज नहीं लगाया, तो मैं ट्यूसडे को लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा डोज संडे को है और मुझे फ्राइडे को पता चला कि मैंने इस हफ्ते डोज नहीं लगाया, तो मैं नेक्स्ट संडे तक, दिन में अगर आपको पता चल गया तो आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपको पता चल गया तो आप नेक्स्ट डोज के लिए वेट करो, एक डोज स्किप होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ऑल मेडिकेशंस अल्कोहल इनटेक का क्या रोल है? सर, मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मैं आए दिन अल्कोहल की वजह से गंभीर मरीज डील करता हूँ, तो मैं बायस्ड हूँ अल्कोहल के अगेंस्ट। बट मैं हार्ड डेटा बताऊंगा कि अल्कोहल जो है, ये जो पेशेंट्स मुंजारो, ओजेम्पिक और ऐसी दवाई ले रहे हैं, इनमें अल्कोहल जो है शुगर लो होने के जो सिम्टम्स है, हाइपोग्लाइसीमिया, उसको बढ़ाता है। और सेकंड जो है, अल्कोहल खुद एक बहुत ही कैलोरी डेंस ड्रिंक है। तो हम दवाई मोटापा कम करने के लिए ले रहे हैं और अल्कोहल एक कैलोरी डेंस ड्रिंक है, तो अपना जो है वो जो है ना, इट जस्ट नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन। तो बिल्कुल नो। सर, आई बीइंग ए सर्जन, मैंने बहुत सारे ऐसे
कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे लिटरेचर पढ़े हैं बैरिट्रिक सर्जरी के बारे में, जो कि व्हेन आई वाज बिट यंग, तो उस समय बैरिट्रिक सर्जरी वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग मेथोडोलॉजी टू रिड्यूस द वेट। सो व्हाट डू यू फील कि ये जो इंजेक्शंस हैं, मंजरो हो गया या ओजेम्पिक हो गया, आर दे द सब्स्टिट्यूशन ऑफ बैरिट्रिक सर्जरी, या दोनों का क्या रेलेवेंस है? बेरियाट्रिक सर्जरी जो है ना, ड्यूरेबल वेट लॉस का मोस्ट प्रोवन मेथड है। ड्यूरेबल वेट लॉस बेरियाट्रिक सर्जरी से अच्छी कोई वे नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए। बट वो एक जो है ना परमानेंट सॉल्यूशन है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। जबकि ये दवाई हम अपने हाथ में है कभी भी बंद करने के लिए, अपना टारगेट अचीव हुआ जब होता है तब। और बेरियाट्रिक सर्जरी का अभी भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि मॉर्बिड ओबेसिटी, जब बॉडी मास इंडेक्स 40 के ऊपर चला जाता है तो बेरियाट्रिक सर्जरी इज रिकमेंडेड। राइट। सर, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं फीमेल्स, मोटी फीमेल्स, ओबीस फीमेल्स, उनके लिए क्या सलाह है आप? अभी तक प्रेगनेंसी में ये दवाइयों की सेफ्टी प्रूवन नहीं है, तो प्रेग्नेंट या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये दवाई जो है वो नहीं देनी। रिकमेंडेड नहीं है। अगर मैं बात करूं कॉस्ट फैक्टर की, तो ये दवाइयाँ कितनी महंगी हैं और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कितना इजीली अवेलेबल हैं ये मेडिसिन? कॉस्ट फैक्टर सर, कुछ महीने पहले जो है दवाई कॉस्टली मानी जाती थी, बट जब से ये पेटेंट हट गया है इन दवाइयों से, अमेरिकन कंपनीज को पेटेंट था वो हट गया है, इंडियन ब्रांड्स भी आ गए, तब से मिनिमम 400-500 रुपये पर वीक का कॉस्ट जो है बहुत सारे ब्रांड्स में आ रहा है। और अगर आप अवेलेबिलिटी की बात करें तो इससे हम मतलब बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत ओवर द काउंटर्स भी ये मेडिसिन मिल रहे हैं। ओके। तो अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वैलिड प्रिस्क्रिप्शंस के आपने सुना रहेगा कि ओजेम्पिक कैफ़ेज़ बन गए हैं, मुंजारो कैफ़ेज़ बन गए, तो इसकी अवेलेबिलिटी को रेगुलेट स्ट्रिक्टली करना ये अभी नीड है। सिर्फ क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या इंटरनल मेडिसिन फिजिशियंस या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये दवाई दी जाए, ये होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात आपने कही कि इट शुड बी रेगुलेटेड। दिस आर वेरी प्रेशियस मेडिसिन, दिस आर वेरी सेलेक्टिव मेडिसिन, जिसको वी शुड बी गिवन अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन। करेक्ट। सिमिलरली सर, अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं या बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड लोग हैं जो इस तरह के ट्रीटमेंट के विषय में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस पोस्ट करते रहते हैं। तो ये सारी जो जानकारियां हैं जो सोशल मीडिया में ये शेयर करते हैं, तो आपको ऐसा कौन सा डेंजरस इंफॉर्मेशन इन दवाइयों या इन ट्रीटमेंट के विषय में लगता है जो सोशल मीडिया में बहुत ही फ्रिक्वेंटली फ्लोट करता है? जैसे सर आपने बताया, एक तो है कि मिसकंसेप्शन कि ये दवाई लो आपका वजन कम होगा, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सिर्फ ये इंजेक्शंस के साथ साथ अपनी डाइट और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, उसका जो एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम है कि ये दवाई पेनक्रियाज में कैंसर पैदा करेगी, थायराइड में कैंसर पैदा करेगी, एक एक्सट्रीम मिसकंसेप्शन भी बहुत, जबकि साइंस या डेटा इसको सपोर्ट नहीं करता। तो ये दोनों है, एकदम एक्सट्रीम है कि ये दवाई सिर्फ मैजिक है वेट लॉस करने के लिए, और दूसरा बोलते हैं कि ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये दोनों मिसकंसेप्शंस हैं। करेक्ट। और मेरा जो बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू इज़ द सेम थिंग कि अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज अ डॉक्टर हमारी ड्यूटी है कि भाई लेट्स गिव द फैक्ट्स एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो सर, विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन बहुत सारे लोग ऑनलाइन दवाइयाँ खरीद के इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये कितना डेंजरस है? बहुत डेंजरस है सर, क्योंकि अगर एक सपोज एक व्यक्ति जो थोड़ा ओवरवेट है, इसने इन दवाइयों का सेवन चालू कर दिया, तो जैसे मैंने बताया था मसल लॉस भी चालू होगा, और ये मसल और बोन हेल्थ अगर अपनी नेगेटिव इफेक्ट होती है तो इसके दुष्परिणाम जो है वो बहुत ही घातक रह सकते हैं, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी रह सकते हैं। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई जो है कहीं से ये नहीं देनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट इट स्ट्रिक्टली। सर, आपके एक्सपीरियंस में या आपके नॉलेज में फ्यूचर में
ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के विषय में जो नए नए इनोवेशंस या नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, तो ऐसे कौन सी मेडिकेशंस या टेक्निक्स आपको लगता है कि भविष्य में ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में एक्सपेक्टेड है? जी, अभी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंडर पाइपलाइन है। अभी जैसे मैंने बताया कि ओजेम्पिक से जो है 10 to 15% वेट लॉस होता है, मुंजारो से जो है वो हम लोग 15 to 18% तक वेट लॉस के जा सकते हैं। अभी जो नए मॉलिक्यूल्स है, रूटाटूट्राइड नाम की एक दवाई आ रही है जो 3 रिसेप्टर्स पे काम करती है। फिर GLP-1 का एक ओरल फॉर्म भी आ रहा है। तो ये जो नए मॉलिक्यूल्स है या कुछ और मैकेनिक, कारगी सेना नाम की जो दवाइयाँ हैं, वो काफ़ी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बेरियाट्रिक सर्जरी जितना वेट लॉस कर रही हैं। ओके। और इनकी जो सेफ्टी डेटा है वो और एनकरेजिंग है। तो ये सारे पाइपलाइन में हैं दवाई, US FDA अप्रूवल अभी इनको मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा फैटी लिवर की ट्रीटमेंट, वेट की ट्रीटमेंट और डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट जब ये आएंगी मार्केट। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक फास्टिंग करे या भूखे रहे, तो उसमें भी तो वेट लॉस होता है। तो ये जो वेट लॉस फास्टिंग से होता है और वेट लॉस जो मोंजारो या ओजम्पिक जैसे मेडिसिन को यूज़ करने से होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको वेट लॉस करने के लिए फास्टिंग करनी चाहिए तो आपको जो है ना बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग करनी पड़ेगी। और ये प्रोलॉन्ग फास्टिंग जो है वो एक नेचुरल तरीका नहीं है, क्योंकि आप आपके बॉडी को जो है ना न्यूट्रिएंट्स से आप वंचित कर रहे हैं। तो बेसिकली 16 to 18 आवर्स फास्टिंग अगर दिन में हो रही है तो वो तो बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बॉडी को नेचुरल रिपेयर करने का एक मौका देती है। बट आप लंबे समय तक प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे हो तो आप शरीर को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से वंचित कर रहे हो, जो आपके कोशिकाओं के रिपेयर में हैम्पर करेंगी और जो बेसिकली आपके जो है ग्रोथ ऑफ वेरियस ऑर्गेनल्स इनको हैम्पर करेगी। तो लंबे समय तक फास्टिंग वेट लॉस के लिए तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि फास्टिंग से आप कमज़ोर कमज़ोर हो जाएंगे, Yes. वेरस कि अपन इन मेडिसिन को अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में यूज़ करेंगे तो विल लूज द वेट बट विल नॉट बिकम वीक। और जैसे लंबे समय फास्टिंग होता है, शरीर को ग्लूकोज चाहिए रहता है, तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? मसल से मिलेगा, मसल का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। तो ऐसे मरीज में जो है ना वेट लॉस नहीं होगा, वीकनेस होगी। इनको सार्कोपीनिया बोलते हैं, करेक्ट। जिसमें बोन और मसल जो है वीक हो जाते हैं, यानी कि 40 वर्ष का व्यक्ति जो है वो 60 वर्ष की उसकी बायोलॉजिकल एज हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है सर, हम चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। सर, ओजेम्पिक या मंजारो? बोथ मैं बोलूँगा। अगर सिर्फ वेट लॉस है तो मुंजारो, डायबिटीज़ है तो ओजेम्पिक। डाइट या एक्सरसाइज? बोथ, अगेन बैलेंस ऑफ बोथ। सर, ओबेसिटी से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ? ओबेसिटी से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ यही है जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये मरीज की गलती है, जबकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो हार्मोनल क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। करेक्ट। सर, एक ऐसी हैबिट जो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए? हर व्यक्ति को फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अ डे। सर, एक ऐसा भोजन जिससे लोग फालतू में डरते हैं? मिसकंसेप्शन दो मुझे लगता है, एक तो एग से है कि एग का सेवन करेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सेकंड घी है, घी का सेवन जो है वो हार्मफुल है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सर, मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए एक सिंगल लाइन में एक संदेश? एक सिंगल लाइन में संदेश तो यही होगा कि ये आपकी प्रॉब्लम जो है अभी साइंस समझ रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके हार्मोनल और न्यूरल सिस्टम्स जो है उसमें थोड़ा सा इशू है, और अभी आपके लिए बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो आपके एफर्ट्स के साथ आपके लाइफ में मैजिक करेगा, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। सर, यदि आपको हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए केवल एक सलाह देनी हो तो आप मोटापे और इन वजन कम करने वाली दवाइयों के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम लोग जो है एक्टिव रहे। 1 या 2 फ्लोर के लिए हम लोग लिफ्ट का यूज़ ना करें, डेली फिजिकल एक्टिविटी अपनी अच्छी रहे, तो मुझे लगता है अपना जो है वो सारा जीवन अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा, आपसे बात करके हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिली डॉक्टर अमित। आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप इस पॉडकास्ट में आए और अपने एक
बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट पे अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दिए। सो फ्रेंड्स, आई फील कि आज आप लोगों ने सर से जो हमने चर्चा की उससे इन वेट रिडक्शन वाली मेडिसिन के विषय में काफ़ी सारे फैक्ट्स आपने जाने होंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन है। वन थिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओबेसिटी जो है वो कोई बीमारी नहीं है, एक गंभीर समस्या है जिसका कि इलाज यदि साइंटिफिक तरीके से विथ फैक्ट्स एंड फिगर एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर एडवाइस के साथ में आप करें तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी, ट्राई टू बी फिट एंड लीन। एंड सबसे बड़ी बात, यदि आपने इस पॉडकास्ट में जो प्राप्त हुई जानकारियां हैं यदि आपको वो अच्छी लगी तो ये इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग जिन्हें इन जानकारियों की ज़रूरत है वो जान सकें। आगे भी मैं आपके पास नई जानकारियां लेके फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।